हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका गौरव भैया आपके लिए इकोनॉमिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूं। ठीक है, अभी आपको पता भी एग्जाम जो है अब नई कंपनी करा रही है, तो नई कंपनी के पैटर्न जो उसने दिल्ली पुलिस में रखा उसी को मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए उसके सारे टॉपिक कवर करा पाऊं जो एसएससी जीडी में आपके काम आ सके। देखिए बेटा जरा, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति, ठीक है। नई आर्थिक नीति के क्या आयाम थे? तीन मुख्य आयाम थे। कौन कौन से? एलपीजी, एलपीजी। एल का मतलब लिबराइजेशन, मतलब भैया एल का मतलब लिबराइजेशन, मतलब भैया जी उदारीकरण। क्या मतलब होता है उदारीकरण का? अभी समझाऊंगा बेटा, एक एक वर्ड से समझ में आ जाएगा आपको। उदारीकरण का मतलब है आप कह दो सबसे कि भैया आप जो भी व्यापार करना चाहो वो कर सकते हो। जो पहले लाइसेंस कैड़े रूप से मिलता था अब वो थोड़ा इजीली मिल जाएगा आपको। ठीक है, मतलब भैया बाजार, भारत में अभी भी हथियार वगैरह तो सरकार ही बनाती है, लेकिन बाजार पे छोड़ दिया गया। बाजार चाहे तो पेन की फैक्ट्री खोले, बाजार चाहे तो कपड़े बनाने की फैक्ट्री खोले, बाजार चाहे तो पानी की बोतल बनाने की फैक्ट्री खोले, सब कुछ छोड़ दिया गया उनके ऊपर कि आप जो करना चाहे वो करिए। लाइसेंस का भी ज्यादा लफड़ा नहीं पड़ेगा, इजीली मिल जाएगा और आप इस चीज को करिए। उसे कहा गया उदारीकरण। क्या बनाना है, कितना बनाना है, क्या कीमत रखनी है, सब कुछ बाजार पे छोड़ दिया गया। इसका फायदा अभी बाद में बात करेंगे। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने कहा अब सारी फैक्ट्रियां सरकार लगाए, ऐसा नहीं है। ठीक है, सरकार पहले जो लगाती थी, सरकार ने क्या कहा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अगर कोई व्यक्ति बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहता है, बड़ा कारखाना लगाना चाहता है तो वो हमारे देश में लगा सकता है। निजीकरण, कुछ सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए भी कह दिया गया कि आप धीरे धीरे हमारे शेयर्स खरीद सकते हैं। सरकारी कंपनी के शेयर प्राइवेट आदमी को देने चालू कर दिए गए। वैश्वीकरण, अपनी इकोनॉमिक्स में अर्थव्यवस्था में बाहर की कंपनियों को भी आने का न्योता दे दिया गया कि बाहर के लोग आकर भी हमारे यहां पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे कहा गया एफडीआई, फॉरेन डेवलपमेंट इंडेक्स। अभी मैं आपको दिखाता हूं किस चीज में कितना कहा गया, किस चीज में आज के टाइम में कितना बाहर से पैसा लगाया जा सकता है। देखिए जरा बेटा ध्यान से, अगर बंदरगाह में कोई पैसा लगाना चाहता है तो कोई भी देश हमारे यहां 100% पैसा लगाकर अपनी बंदरगाह भारत की सरकार की मर्जी से खोल सकता है। तो बंदरगाह में 100% एफडीआई है, बिजली के विद्युत ऊर्जा में 100% एफडीआई है, घूमने के पर्यटन स्थल बनाने में 100% एफडीआई है, छोटे छोटे उद्योग और दवा बनाने में 100% एफडीआई। मतलब विदेशी लोग पैसा लगा सकते हैं। कोयला खान में 100% पैसा, नागरिक उड्डयन मतलब हवाई जहाज वगैरह, इनमें भी 100% पैसा विदेशी लोग लगा सकते हैं। बात समझ में आई? ये 100% वाले पहले एक साथ लिख दिए मैंने, और भैया 100% वाले इधर भी 100% वाले कई चीजें हैं, देखो जरा। कोरियर सर्विस, कोरियर सर्विस में भी 100% विदेशी लोग पैसा लगा सकते हैं। शिक्षा, रेलवे अवसंरचना, ठीक है, रेलवे की संरचना सुधार में और शिक्षा में भी कोई विदेशी लोग पैसा लगा सकते हैं, अपना स्कूल आके यहाँ खोल सकते हैं। पर्यटन में, टेलीफोन में मैंने बताई दिया 100%। कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन में भी 100%। रक्षा उत्पादों में 100% लगा सकते हैं। गैर बैंकिंग वित्तीय सहायता में 100%। निजी बैंक अगर खोलोगे तो उसमें 74%, उसमें 74% आप पैसा लगा सकते हैं। आगे चलता हूं बेटा, ये भी पूछ लेता है, ये करंट का टॉपिक है, किसमें कितने परसेंट लगा सकते हो? बीमा क्षेत्र में 74% निवेश कर सकता है, प्राइवेट सिक्योरिटी में 74%, सार्वजनिक बैंक के क्षेत्र जो हमारे सरकारी बैंक है, निजी क्षेत्र में अभी मैंने बताया था 74% है, और ये देखो सरकारी में 49% पैसा लगा सकते हो। पेट्रोल रिफाइनरी, आज तो रिलायंस वाला भी कर रहा है ना अपनी रिफाइनरी, 49% पैसा लगा सकते हो। स्टॉक एक्सचेंज में 49%, पेंशन एफएम रेडियो में 49%, मल्टी ब्रांड रिटेल्स में 51%। ये अब ये चल रही थी बेटा, अभी मैंने आपको बताया नई आर्थिक नीति में तीन चीजों पे सुधार करा गया। तीन चीजें, निजीकरण पर जोर दिया गया, उदारीकरण को बढ़ाया गया और वैश्विक के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़ने की बात कही गई।
उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? उदारीकरण का मैंने बताया दया दिखाना, यानी कि सरकारी नियंत्रण को कम करना, चीजें बाजार के ऊपर छोड़ देना। बाजार के ऊपर कैसे छोड़ देना? बाजार के लोग चाहे किसी तरीके की, मैंने बताया ना हथियार वगैरह ऐसी चीजों की बात नहीं कर रहा, पैन बनाने की, सब्जी बनाने की, सब्जी पैक करने की, दूध पैक करने की, पानी पैक करने की, गाड़ी बनाने की, किसी भी तरीके की कंपनी खोल सकता है। उसकी क्या कीमत है खुद से रख सकता है, सरकार उस पर टैक्स लगाएगी, वो बात अलग की है। अपनी मर्जी के रेट तय कर सकता है, ठीक है, और अपनी मर्जी से बेच सकता है। निजीकरण, सरकारी उद्यमों की भागीदारी निजी क्षेत्र को देना, मतलब सरकारी कंपनियों के जो शेयर हैं प्राइवेट आदमियों को देना। पैसे दो और ले लो, जैसा मोदी जी कर रहे हैं, एयरपोर्ट दे रहे हैं अडानी को, दिल्ली एयरपोर्ट दे दिया अडानी को, लाल किला दे रहे हैं अडानी को, फ्री में थोड़ी दे रहे होंगे, है ना? हाँ बेटा, तो प्राइवेट आदमी से पैसा सरकारी कंपनियों में लगवाना, उसे कहते हैं निजीकरण। वैश्वीकरण, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना। तो बात समझ गए होगे। वर्तमान में पहले ये समझो, उस समय की बात कर रहा हूं 1991। 1991 में भैया 17 क्षेत्रों को घटाकर केवल 8 कर दिया गया। मतलब भैया 17 सरकारी क्षेत्र थे, सरकार ने कहा कि इसमें से 8 हम अपने पास रखेंगे, बाकी में हम प्राइवेट आदमी का पैसा भी ले सकते हैं और प्राइवेट आदमी खोल सकता है देश में। शायद यहीं पे कहीं लिख रहा होगा, ये रहा 1991 में आरक्षित लोगों की संख्या, ये आरक्षित लोगों कुछ नहीं होता बेटा, आरक्षित क्षेत्रों की संख्या करो इसे। जैसे आरक्षित फैक्ट्री, भैया एग्जांपल के तौर पर समझाओ, जैसे आज भी कोई प्राइवेट आदमी परमाणु ऊर्जा पर पैसा नहीं लगा सकता भारत के अंदर। क्या भारत में परमाणु से बिजली बना सकता कोई प्राइवेट आदमी? नहीं भैया, भारत सरकार अपने कंट्रोल में रखती है इसे। रेलवे परिवहन को भारत सरकार अपने कंट्रोल में रखती है। वैसे कुछ प्राइवेट गाड़ियां चलने लगी है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर आज भी किसके कब्जे में है? भारतीय सरकार के कब्जे में। आज ऐसे केवल 2 आरक्षित उद्योग है। केवल कितने आरक्षित उद्योग है? 2, जो पूरी तरह से आज भी सरकारी है। इस पे भी खतरा चल रहा, रेलवे वाले पे भी, पता ना कब तक सरकारी रहेगा। लेकिन उस समय आरक्षित क्षेत्रों की संख्या 17 से घटाकर कितनी कर दी गई? केवल 8, बाकी को कर दिया गया प्राइवेट। वर्तमान में कितने क्षेत्र हैं ऐसे? 2, रेलवे और परमाणु ऊर्जा। नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने रखने की कोशिश करी थी इसे, ठीक है। वैसे आई किसमें? आई भैया 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव के समय में। दूसरी लहर जो आई 1991 में, पीवी नरसिम्हा राव के समय में। ये उस समय प्रधानमंत्री थे हमारे पीवी नरसिम्हा राव, और उस समय हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह, ठीक है। क्या भैया मनमोहन सिंह पहले से वित्त मंत्री थे? नहीं, जब आपदा आई उन्हें बनाया गया मजबूरी में, हाथ जोड़ के आओ जी संभालो जरा देश को। 1991 में इसमें लाने का प्रमुख कारण क्या था? खाड़ी से युद्ध, भारत के विदेश, खाड़ी से युद्ध कह रहा हूं, खाड़ी में युद्ध चल रहा था। खाड़ी मतलब भैया खाड़ी देश, ये मानो जहां पे तेल होता, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इन देशों में युद्ध चल रहा था आपस में। इनसे ही हम तेल वगैरह खरीद के अपनी चीजें को चलाते हैं। अब जब यहाँ युद्ध चल रहा था तो हमारे तेल वगैरह हो गए महंगे, फैक्ट्री कहां से चले, बिजली इतनी बनती नहीं। पुराने टाइम में आपने देखा होगा गांवों में बिजली आती कहां थी? अच्छा जी, विदेशी मुद्रा भंडार, मतलब जो हम विदेशों से माल खरीदते हैं उनको देने के लिए जो पैसा था वो बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ गया। नई आर्थिक नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी? भुगतान संतुलन की समस्या, मतलब हम पे पैसा ही नहीं है पेमेंट करने को, दूसरा देश हमें माल क्यों देगा, तो हमें मजबूरी में ये नई आर्थिक सुधार नीति लानी पड़ी, ठीक है। आगे चलते हैं। भारत में आर्थिक सुधार नीति कब लागू की गई? तो मैंने बताया था 1991 में, 1991 में। तो इसका आंसर हो गया ए, इसका आंसर हो गया ए। आंसर के द्वारा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, जरा ध्यान देना। 1991 की आर्थिक सुधार नीति के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैंने बताया था जब शुरुआत हुई थी राजीव गांधी, लेकिन ये 1991 में आई थी। उस समय कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव, पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो ये लिख रहा पीवी नरसिम्हा राव, 20 का सही आंसर हो गया। आगे चलते बेटा। 1991 की आर्थिक सुधार नीति की मुख्य शिल्पकार कौन थे? तो मैंने बताया था मुख्य शिल्पकार कौन थे हमारे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे उस समय? हमारे वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। और बाद में चलकर ये बाद में हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बने थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। तो ए इसका सही आंसर हो गया। 1991 की
आर्थिक सुधार नीति के तीन मुख्य स्तंभ क्या थे? तीन मुख्य स्तंभ तो मैंने बताया था, एलपीजी, एलपीजी लिबरलाइजेशन यानी कि उदारीकरण, एल निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन, पी ठीक है, और वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो एलपीजी तीनों ए ऑप्शन में मिल गए हमें। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये हमारे तीन मुख्य स्तंभ थे इसके 1991 की नई आर्थिक सुधार नीति के। उदारीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखते जरा ऑप्शंस पढ़ पढ़ के, क्योंकि इसका आंसर सीधा लगाना बड़ा कड़ा होता, सारे ऑप्शन मैथ से करते। प्रदूषण नियंत्रित करना नहीं, प्रदूषण का उदारीकरण से क्या लेना? सरकारी नियंत्रण को बढ़ावा देना, सरकारी नियंत्रण कम करना। उदारीकरण मतलब दया दिखाना, दया कब दिखाएगी? जब सरकार अपने नियंत्रण को ढीला करेगी। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। उदारीकरण का मतलब है सरकारी नियंत्रण को कम करना, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, चीजें मतलब प्राइवेट हाथों में देना। निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, पुरानी मुद्रा को बंद कर, नहीं भैया, पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? नोटबंदी, है ना। विमुद्रीकरण, विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाना, विमुद्रीकरण। क्या हमसे विमुद्रीकरण पूछा गया? नहीं भैया, निजीकरण पूछा गया। सरकारी उद्यमों की भागीदारी निजी क्षेत्र को देना। हाँ भैया, निजीकरण का मतलब ही क्या होता है? भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक, नहीं, यह है ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, यह है वैश्वीकरण। तो यह भी गलत हो गया। भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, यह कहलाएगा वैश्वीकरण। और पुरानी मुद्रा को बंद करके नई मुद्रा चलाना, यह कहलाएगा विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सरकारी उद्यमों की भागीदारी निजी क्षेत्र को देना, यानी कि थोड़ा थोड़ा प्राइवेट पैसा भी सरकारी उद्यमों में लगाना। तो इसका आंसर हो गया बी, बी इसका सही आंसर हो गया। आगे चलिए, वैश्वीकरण, अभी बताया मैंने वैश्वीकरण क्या? भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व के साथ जोड़ना, ठीक है। सरकारी नियंत्रण कम करना, नहीं, सरकारी नियंत्रण कम करना ये उदारीकरण है, उदारीकरण। सरकारी उद्यमों की भागीदारी निजी क्षेत्र को देना, यह है प्राइवेटाइजेशन, यानी कि यह है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। चलो कर लेना स्पेलिंग पूरी। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना, यही कहलाएगा बेटा वैश्वीकरण। तो ये दोनों गलत हो गए, सी इसका सही आंसर हो गया। 1991 में भारत को आर्थिक सुधार लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? बहुत सारे कारण थे बेटा। सरकारी नियंत्रण कम करने के लिए नहीं, ये तो हमारी मजबूरी थी, हमने सुधार के लिए। विदेशी मुद्रा संकट के कारण, बिल्कुल, विदेशों के देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं था, ये सही आंसर हो सकता। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था से जोड़ना, नहीं, ये तो सोल्यूशन करे बाद में हमने, ये तो हमने बाद में जब नीति लाए, नई आर्थिक नीति, उसके बाद सुधार करे। तो इसका सही आंसर हो गया बी, ये हमारी मेन कारण था लाने का, विदेशी मुद्रा संकट के कारण। 1991 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की स्थिति कैसी थी? बहुत खराब थी बेटा, विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास था ही नहीं, बहुत खराब, बहुत खराब। अच्छा जी, बहुत खराब, बहुत अच्छी, अच्छी वाला तो काट ही दो, अच्छी वाले को तो पढ़ना ही नहीं है। बहुत खराब दो में, दोनों में से कौन सा सही होगा आप देखते हैं जरा। बहुत खराब कुछ हफ्तों के निर्यात के बराबर। निर्यात का मतलब पता है क्या होता है? किसी दूसरे देश से कुछ खरीदना, दूसरे देश को बेचना, दूसरे देश को बेचना, और दूसरे देश से खरीदना उसे कहते हैं आयात। दूसरे देश से खरीदना। तो एक बात बताओ बेटा, अगर हम निर्यात करेंगे, निर्यात, दूसरे देश को बेचना, मैं बेचना वर्ड स्पेशल लिख देता हूं क्योंकि यही मैंने, निर्यात का मतलब क्या है? जैसे भारत अमेरिका को कुछ बेचे, रूस को कुछ बेचे, जापान को कुछ बेचे, उसे कहेंगे निर्यात, बेचना। जब बेचेंगे तो पैसा आएगा, जब बेचेंगे माल तो पैसा आएगा। तो आने से कोई दिक्कत होती है क्या? नहीं भैया, दिक्कत कब होगी? जब हम माल खरीदें और हमें देने के लिए पैसा ना हो।
तो कुछ हफ्तों के आयात के बराबर हम पे पैसा बचा था, ये हमारी स्थिति थी, इसीलिए ये लाया गया। सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, क्योंकि हमने जो माल खरीद रहे थे उसको देने के लिए पैसा ही नहीं था, भंडार खत्म होते जा रहे थे, तो इसलिए हमारी को मजबूरी में वो लानी पड़ी नई आर्थिक नीति। 1991 में भारत ने 1991 में भारत ने किस अंतरराष्ट्रीय संस्था से ऋण लिया? तो जब हमने बताया ना, कहावत सुनी होगी, मनमोहन सिंह जी सोना गिरवी रख के आए थे जब देश चलाया, तो किससे लिया था इनमें से बेटा? एशियाई विकास बैंक से नहीं बेटा, विश्व बैंक से नहीं, IMF से लिया था हमने, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से। और कितना लिया था? 2.2 बिलियन। इतना पैसा हमें दिया था IMF ने, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने। ठीक है बेटा, तो ये बात याद रहेगी, कहां से पैसा हमने उधार लिया था। नई औद्योगिक नीति 1991 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप ही बताइए बेटा, इतने क्वेश्चन हो गए, क्या था मुख्य उद्देश्य? उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना? नहीं बेटा, ये तो अपने आप चीजें बाद में हुई जब हमने सुधार करा। विदेशी मुद्रा संकट का निवारण ये था, बिल्कुल ये कारण था। आयात घटाना, निर्यात बढ़ाना, ये भी कारण था, ये भी कारण था। मेन कारण दो थे, अब तीसरा ऑप्शन क्या बना? चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो अब हमारी मर्जी हो गई, सॉरी हमारी मजबूरी होगी कि सभी हम सही माने, कि ये दो कारण तो थे ही थे मेन। ठीक है, तो हम इसका डी कर देते हैं। ये तीन कारण रहे जिस कारण हम इस नई आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य रहा। इस ठीक है, उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना रहा, विदेशी मुद्रा संकट से छुटकारा मिले ये कोशिश करी गई, आयात यानी कि दूसरे देश से हम जो माल खरीद रहे हैं वो घटना चाहिए, और जो हम देश माल बेच रहे हैं वो बढ़ना चाहिए, जब तो हम पे पैसा आएगा। तो इसका हो गया डी ऑप्शन। अच्छा जी, 1991 की नीति में लाइसेंस राज का क्या हुआ? लाइसेंस राज को बेटा कम करने की, लाइसेंस का इससे क्या ले देना, निर्यात से क्या ले, अधिकांश उद्योग में लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, अधिकांश उद्योग में लाइसेंस व्यवस्था समाप्त कर दी गई बेटा। विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाया गया? विदेश से निवेश आए, इसलिए हमने FDI को बढ़ावा दिया। FDI, बहुत सारे कदम उठाए, देखते हैं ऑप्शन पढ़ के कौन सा सही निकलता। उद्योग में प्रतिस्पर्धा बढ़ना, विदेशी निवेश का प्रतिस्पर्धा से लेना देना कुछ नहीं है, FDI की अनुमति दी गई। बिल्कुल, विदेशी निवेश कैसे बढ़ेगा? जब हम विदेश के निवेश को मंजूरी देंगे। तो ये FDI की फुल फॉर्म यही है कि विदेशी निवेश को, फॉरेन यानी कि विदेशी, ठीक है, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लाना, तो फॉरेन डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट को अनुमति दी गई, अनुमति दी गई। तो 20 का सही आंसर हो गया। सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका में क्या बदलाव हुए 1991 की आर्थिक नीति के बाद? उसका दायरा सीमित किया गया, बिल्कुल सही बात है। FDI को अनुमति दी गई, ये भी सही बात है, लेकिन वो पूछा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, तो केवल सार्वजनिक क्षेत्र पर बात करते हैं हम। उसका दायरा सीमित कर दिया गया, उसका दायरा सीमित कर दिया गया। FDI के बारे में नहीं पूछ रहा इस क्वेश्चन में, लाइसेंस के बारे में नहीं पूछ रहा, वरना ये दोनों बातें भी सही हो जाती। उसने केवल इतना पूछा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका, तो सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका सीमित कर दी गई, घटा दी गई। बैंकिंग क्षेत्र में कौन सा बड़ा सुधार हुआ? बैंकिंग क्षेत्र में बेटा बताता हूं कितना बड़ा सुधार हुआ 1991 की आर्थिक नीति के बाद। देखो, पहले हमारे यहां सारे प्राइवेट थे, पहले बैंक कैसे थे? प्राइवेट। इंदिरा गांधी जी ने जबरदस्ती क्या कर दिया? सरकारी। अच्छा जी, अब सरकारी बैंक ही हमारे देश में चलेंगे, और चलते चलते आए 1991 में आ गई। 1991 में फिर से हमने क्या कहा कि प्राइवेट बैंक भी खोले जा सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने पहली बार माना प्राइवेट बैंक भी खोले जा सकते हैं। उसके बाद पहला प्राइवेट बैंक 1995 में बना था, HDFC। HDFC, समझ गए बात क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो उससे इससे पहले क्या था? ज्यादातर बैंक, ज्यादातर क्या, सारे बैंक सरकारी। तो सार्वजनिक क्षेत्र का दायरा, इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं, यहां केवल बैंक की बात करा, तो बैंक के ऊपर ही चर्चा करेंगे। निजी बैंकों को अनुमति मिली, बिल्कुल मिल गई, ये बात बिल्कुल सही है। इसके द्वारा निजी बैंकों को अनुमति मिली, और बनने वाला पहला बैंक था 1995 में HDFC। अधिकांश उद्योग, ये बात का कोई लेना देना नहीं है, बातें सही है पर लेना देना नहीं है कुछ भी। आर्थिक सुधारों से भारतीय बाजार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आर्थिक सुधार होंगे तो बाजार भी सुधरेगा, आयात बढ़ेगा, आयात तो घटाना ही था, निर्यात बढ़ाना था, निजी बैंकों की संख्या
भैया आर्थिक सुधार में भारतीय बाजार पूछ रहा, बैंक की बात ही नहीं कर रहा। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी बाजार में। बाजार में क्या होगा, जब हम भी कंपनी खोलेंगे, तुम भी कंपनी खोलोगे, आम पब्लिक को कंपनी खोलने का अधिकार दे देगा, तो उससे क्या हुआ, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। सारे ही क्वेश्चन जबरदस्त लिए, हर क्वेश्चन ऐसा लग रहा है ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आते, बेटा ध्यान रखना। 1991 की नीति से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ? उपभोक्ता, उपभोक्ताओं को मतलब जो माल को यूज करते हैं, जैसे मैं माल खरीदने वाला हूं तो मैं हूं उपभोक्ता, है ना। वैसे परचेसर भी कह सकते हैं, लेकिन यहां लैंग्वेज समझो, उपभोक्ता मतलब यूज करने वाला, जो भी उस प्रोडक्ट को यूज करेगा। तो जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी 1991 नीति के बाद, तो क्या होगा, वस्तुओं की अधिक उपलब्धता होगी, बिल्कुल सही बात है, और बेहतर गुणवत्ता मिलेगी, क्योंकि अगर आप हल्का सा भी माल खराब बनाओगे तो दूसरे से जाकर ले लेंगे। ए भैया, आज के टाइम में तो बाजार में सारा ही माल नकली मिल रहा, यही तो बात है, सारा माल नकली मिल रहा। अगर इस सारे नकली माल में एक भी ईमानदार आदमी आके अच्छा माल बेचने लगे, सरसों का तेल अच्छा ईमानदारी से बेचने लगे, तेल अच्छे से बेचने लगे, तो किसका बिकेगा आप ही समझो, जिसकी गुणवत्ता बेहतर होगी। निजी बैंक इसका कोई लेना देना ही नहीं बात हो। कृषि पैदावार में वृद्धि, भैया कृषि पर क्या फर्क पड़ेगा इससे, तो इसका आंसर हो गया ए। आर्थिक सुधारों से किस क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ? जब आर्थिक सुधार हुए तो विनिर्माण क्षेत्र में भी सुधार हुआ और सेवा क्षेत्र में भी सुधार हुआ। सेवा क्षेत्र में ज्यादा सुधार हुआ। आज भारत की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र का है, जीडीपी में। देखो ध्यान रखना, जिस क्षेत्र में जिस देश में कृषि पर आधारित ज्यादा होता देश, वो होता अविकसित देश एक तरीके से। जितना वो विकासशील है, अब जैसा भारत विकासशील है, कृषि पर आधारित ज्यादा था, लेकिन अब जैसे जैसे विकसित की तरफ जा रहा था, वो किस पर डिपेंड होता जा रहा, सेवा क्षेत्र पर। सेवा क्षेत्र, ये भी अच्छी बात नहीं है, सेवा क्षेत्र भी। अगर भारत विनिर्माण क्षेत्र पर डिपेंड होता तो मजा आ जाता। क्यों? विनिर्माण क्षेत्र का मतलब समझो जरा। अर्थव्यवस्था के 3 मेन क्षेत्र हैं। एक, जहां से प्रकृति से चीजें मिलती हैं, प्रकृति से, जैसा भैया प्रकृति से सेब, आलू, सब्जी, फल, गेहूं। विनिर्माण क्षेत्र, जैसा प्रकृति से लोहा मिला, लोहा खान में से निकाल लिया, हीरे निकाल लिए। विनिर्माण क्षेत्र होता जो चीजें प्रकृति से मिली हैं, पहली चीजें, उन्हें फैक्ट्री में तैयार करना, उन्हें फैक्ट्री में तैयार करना। अगर हमारी फैक्ट्री में अच्छा माल तैयार होगा तो हम उसे दुनिया के किसी भी कोने में बेच पाएंगे, दुनिया के किसी भी कोने पे। अगर हम सबसे अच्छी गाड़ी बनाएंगे तो सारी दुनिया हमारी गाड़ी खरीदेगी ना। हम भी तो विदेशी गाड़ी खरीदते हैं ना, वो कंपनियां भारत में आके गाड़ी बनाती हैं। मारुति भारत की गाड़ी नहीं है ना, सबसे ज्यादा गाड़ियां बिकती है उसकी, मारुति की। क्यों? उसे समझ में आ गई भारत में गरीबी ज्यादा है। टाटा वाला भारत देश का, तो टाटा और महिंद्रा क्या काम कर रहे हैं? सेफ्टी, कि हमारे देश की पब्लिक को एक्सीडेंट हो जाए तो मरे नहीं। लेकिन कम गाड़ी ज्यादा कौन सी कंपनी बेच रही है? मारुति। भैया वो तो विदेश की कंपनी है। भैया उसे समझ में आ गई भारत के लोग गरीब है, तो भारत के लोग गाड़ी लेते वक्त सेफ्टी नहीं समझते, वो क्या देखते हैं, माइलेज किसमें ज्यादा है, मतलब गाड़ी 1 लीटर में कौन सी ज्यादा चलेगी, वो वाली गाड़ी चाहिए हमें। इसी जरूरत को देखते हुए तो भारत में सीएनजी गाड़ी आई। भाई सीएनजी गाड़ी 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए महंगी आती है, क्या जरूरत पड़ी? भैया भारत वालों को क्या है, सस्ती चाहिए, तेल सस्ता, ईंधन सस्ता। तो उन्होंने क्या करा, 1 लीटर में जो गाड़ी ज्यादा चलती है वो गाड़ियां ज्यादा बिक रही है। तो ऐसी भारत भी तो अगर अच्छा माल बनाएगा फैक्ट्री में तो बाहर ज्यादा बिकेगा। समझ गए? तो विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, लेकिन सेवा क्षेत्र इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 1991 की नीति से भारत की अर्थव्यवस्था किस ओर बढ़ी? भारत की अर्थव्यवस्था विनिर्माण क्षेत्र की ओर बढ़ी, सेवा क्षेत्र की ओर, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर। ये वाली बात सही है। जैसे अमेरिका, जापान, इनकी अर्थव्यवस्था होती है, प्राइवेट कंपनियां ज्यादातर चीजें संभालती है। भारत की अर्थव्यवस्था में भी बाजार आधारित अर्थव्यवस्था की ओर हमारा देश बढ़ गया है। आर्थिक सुधार नीति 1991 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? वस्तु की अधिक उपलब्धता और बेहतर गुणवत्ता। नहीं बेटा, नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति इस नाम से जाना जाता। बी ऑप्शन सही हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो बेटा आप हमें YouTube चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं, गौरव भैया क्लासेस, इस तरीके का लोगो आएगा। और अगर आप हमें प्ले स्टोर पर बिल्कुल तरीके से बनी हुई वीडियो देखना चाहते हैं सारी इसी तरीके से, तो आप हमें प्ले स्टोर पर गौरव भैया क्लासेस से इसे डाउनलोड कर लें। इसमें थोड़ा सा आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये वादा कर रहा हूं स्टैटिक जीके की इससे बेहतरीन वीडियो आपको पूरे इंडिया में कहीं नहीं मिलेंगी। पूरे इंडिया की गारंटी ले रहा हूं स्टैटिक जीके की। किताबें तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन मैंने बहुत सारी किताबों से सारे टॉपिक्स कवर करने की यहां पे कोशिश करी है। धन्यवाद।